बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। मैं डॉक्टर खालिद रहमान हकीम आप सब लोगों का जो भी इस वक्त हमारे लाइव वेबिनार में जुड़े हुए हैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ। आप सबको अस्सलामु अलैकुम और आप सबको वेलकम आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। कश्मीर गाइडेंस के थ्रू हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है डेवलपिंग कैरियर सीरीज के तहत व्हाट आफ्टर 10+2 आज हमारा लेक्चर होगा। एंड आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो एक्चुअली वो बच्चे हैं जो अभी 10th पास कर चुके हैं या अभी जो 10+2 में आने वाले हैं या जिन्होंने 10+2 क्लियर कर लिया है, या वो वालिदैन जो अभी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अपनी ज़बान में हो, यानी उर्दू में हो, और बीच में कश्मीरी में भी हम यूज़ करें, क्योंकि असल में जो हमारा टारगेट ग्रुप है उस पर हम आज ज़्यादा तवज्जो फोकस करेंगे। और जो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमारे जूम लिंक से, उनसे गुजारिश है कि वो अपना म्यूट रखें और आपको मैं मौका दूंगा जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। बाकी जो साथी हमारा अभी लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने क्वेश्चंस अगर कोई हो उनके, जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़, वो या तो वो इस वक्त जो लिंक है उसके नीचे वो लिखें या तो फिर अपने पास वो रखें, बाद में हम उनको मौका देंगे तो उस वक्त वो बताएंगे। चले तो फिर अपना हम लेक्चर शुरू करेंगे। आप सबको खैर मकदम हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है डेवलपिंग करियर सीरीज के तहत व्हाट आफ्टर 10+2, यानी 10वीं और 12वीं के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। ओके, नाउ हम जल्दी अपना टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा हम तमाम बच्चों को जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर ली, या अभी जो 10+2 के एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है उसमें आने वाले हैं। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने पिछले बैच से 10+2 या जिन्होंने इससे पहले 10th का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, पास किया है, उन तमाम लोगों को हमारी तरफ से, कश्मीर गाइडेंस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि उनका जो कैरियर है वो ताबनाक हो और वो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मगर उन बच्चों का जिन्होंने किसी वजह से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया या जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में होके क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फेलियर है ये एक चांस होता है ग्रो करने के लिए। मतलब फेलियर जो है ज़िंदगी में मौक़े आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, किसी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, बल्कि वो आपके पास एक चांस है कि अगर आप उसको चांस को यूज़ करेंगे तो आप अपने चांस को ग्रो कर सकते हैं, अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनकी जो हमेशा टेंशन ये रहती है कि भाई मैं इसमें भी फेल हो गया, मैं उसमें भी फेल हो गया, मेरी ज़िंदगी फेलियर से बड़ी हुई है। और जिस तरह आप कार्टून देखते हैं, वो इसका जो फेलियर का लेवल है ना, वो हमेशा उसके दिमाग पे रहता है, हमेशा वो इस फेलियर का जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा उसके जहन में रहती है और वो आगे फिर नहीं बढ़ पाता। इसके बरकस जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनका एक तरीका क्या होता है कि वो इसी फेलियर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी जान के आगे बढ़ते हैं। यानी कशर पढ़ित वन कि युस इंसान कामयाब यसन गसन तस फेलियर सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी अंदर, तमिस पजन तम बहस स्टेप बनावन, पन यह सा यह ब्रोह पकन खतर पजन तमिस पन स्टेप्स बनावन जिंदगी ब्रोह पकन खतर। क्या जिंदगी हुंद एंड ती कह जन पन जाए समझन कि बह गोस यथ क्लासस फेल या होत क्लासस फेल। फेलियर जिंदगी हुंद पार्ट। अगर ब्रोह पकान यह अमी फेलियर से पकान, बट दिमागदार सो इंसान युस पन फेलियर पन्ने प्रोग्रेस खतर अत मन सोच मे कथ गो यह फेलियर, मे क्या गो यह फेलियर, और अम पतन पकि ब्रोह। तो लिहाजा अच्छु परेशान गसन तिमन बच्चन कम नंबर आए या यम फेल गई, तिमन पज प्रॉब्लम करन कहीं। और खुसूसन यम जन पेरेंट्स हजरात यम जन वालिदैन वुचन वनकस या पत बोजन यह कथ,
तिमन ति पज बच्चन ज्यादा प्रेशर करुन कहीं वारिया वजूहत हंदिस तनाजुरस अंदर अस ज्यादा पहम प्रॉब्लम्स बच्चे ये नेग्लेक्ट गसन ड्रग एडिक्ट्स कम गसन ड्रग अब्यूज गसन बाकी चीजन गसन गलत चीजन लगन अस पे तिमन एनकरेज करुन वुजुन कि वजह क्या गो ये वजह से तिम फेल गई। लिहाजा कोई टेंशन की बात नहीं है, फेलियर जिंदगी में जो भी बड़े लोग आए हैं वो पहले फेल ही हुए। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम फेल पहले हो जाए, मैं कह रहा हूं अगर कोई फेल हो भी गया तो उसको अपना ये अपॉर्चुनिटी जान के आगे जाना चाहिए। चलिए, अब जो हमारा आज का एक्चुअल लेक्चर है उससे पहले आने से पहले मैं आपको बताऊं कि अब आपने 10th पास किया, आपने 12th पास किया, अब आपके पास सिचुएशन वैसी है जैसे इस कार्टून की है। अब देखिए कार्टून देखिए, ये बेचारा आगे, क्योंकि अभी उम्र बहुत कम होती है, बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं होती है, और आप देखें कि जो कार्टून है ना, इस कार्टून का वैल्यू क्या है ये सोचता रहता है फर्स्ट 10th के पास कि व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू, अब मुझे क्या करना है। अब ये पता नहीं होता। अक्सर लोगों से ही सुनते हैं, किसी ने अपने फ्रेंड्स से सुना, किसी ने अपने किसी का वालिद या वालिदैन थोड़े जानते बूझते हैं वो बताते हैं, कोई अपना मोहल्ले वाले से सुनता है। तो ये खुद बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा कि आप बच्चे को पता है कि मैं अब इस कोर्स में जाना चाह रहा हूं, कि मैं 10+2 मेरी अब हो गई, अब मैं MBBS करना चाह रहा हूं, अब मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूं, अब मैं लॉ में जाने चाह रहा हूं, बट कैसे जाऊं ये भी नहीं पता होता। बस एक उम्मीद होती है, कुछ किसी ने कोई मूवी देख लिया, कोई किसी का आइडिया आ गया तो उसने वो सोच लिया। बट लाइफ इज डिफरेंट है ना, लाइफ सन डिफरेंट, अत मज अलग तरीके वुचुन आसन। क्या ये नहीं पता होता है कि मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा इस चीज के लिए। इसी तरह उस रास्ते में मुझे क्या क्या रिस्क होंगे, क्योंकि जो बच्चा 10th अभी पास करके आ गया, 10+2 पास करके आ गया, उसकी जो उम्र है ना बहुत छोटी होती है। वो ये समझने से कासिर है कि ये जो मैं अपनी जिंदगी के 5, 8, 10 साल देने वाला हूं, क्या मुझे वो हासिल होगा जिसके लिए मैंने ये कोशिश की है। तो रिस्क आर इन्वॉल्व। इसी तरह अगर ये मैंने आपको ये रास्ता चूज किया तो ये मैं कैसे रास्ता चूज कर सकता हूं, कब वो कोर्सेज आएंगे, किस तरह, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए अप्रोप्रिएट हैं, ये तमाम चीजें जो है ना, ये एक बच्चे के जहन में, छोटे से जहन में आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, अगर प्रॉपरली बच्चे को इस वक्त हाथ ना पकड़ा जाए और उसको सही तरीका ना दिया जाए, तो वो या तो जिंदगी में कोई ना कोई चीज तो कर ही लेता है, मगर जिंदगी भर उसको वो पछतावा रहता है कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये करना ही नहीं था। या तो मान लीजिए उसने वो चीज ले ली जो उसको पसंद है, बाद में उसको लगा कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं थी, या बाद में उसको लगा कि आजकल जो मार्केट है 10 साल के बाद, क्योंकि हमारा जो करियर है ना ये जॉब रिलेटेड है, हमारा करियर पहले लोगों की तरह नहीं कि भाई चलो भाई कुछ भी ले लिया और फिर हमने कर लिया, नहीं, ये जॉब ओरिएंटेड होता है कि मुझे 5 साल के बाद, 8 साल के बाद जॉब चाहिए। आई हैव टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, मुझे एक अच्छी जिंदगी हासिल करनी है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चों के लिए। तो ये पहले हमारे जो वालिदैन है ना, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रेशर होता है एक बच्चे के दिमाग में, टीचर्स का या सोसाइटी का या वालिदैन का, तो ये तमाम चीजें जानना चाहिए। तो मुझे तो उम्मीद ये थी कि हमारे इस प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह है भी, कि जो वालिदैन है ना खुसूसन वो जुड़े, क्योंकि बच्चों को गाइड करने से पहले हमें उनके वालिदैन को गाइड करना है कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है, क्या मार्केट जा रहा है, जॉब का कौन सा ओरिएंटेशन है, 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगा, जो अभी ट्रेंड चल रही है, तो उसके हिसाब से उनको अपना करियर डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज डिकोड करने वाला हूं जिसको कहते हैं जॉब मार्केट। ये जो मैं जॉब मार्केट आपके सामने डिकोड करूंगा, असल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके हमारे इस प्रेजेंटेशन में। देखिए, जॉब को आगे आने वाले टाइम में या अभी भी जो जॉब में, बहुत सारे लोग हमारे जो साथी भी जुड़े हैं उसमें से कुछ PhD कर चुके हैं, कुछ ने और भी चीजें कर ली हैं, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जॉब क्या है और जॉब कब क्या मिलेगी। देखिए, इसको हम इस तरह डिकोड कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोर जॉब्स है, जिसको आपको पता है कि प्रोफेशनल जॉब्स है, हमारे पास प्रोफेशनल जॉब्स है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने नीट कर लिया, आपने गेट कर लिया, अब आपके पास एक रास्ता आ गया, या तो आप इंजीनियरिंग लेंगे, या तो आप डॉक्टर बनेंगे, या तो आपने लॉ कर लिया, तो आपके पास एक मुतय्यन जॉब है। आपको पता है कि ये काम करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब लगेगी ही।
जिसको हम कहते हैं कोर जॉब्स। मगर ये जो कोर जॉब्स है ना, इसमें दो प्रॉब्लम्स है। नंबर वन कि 95% बच्चे जो है, जो हमारे पास 10th या 10+2 में आ जाते हैं, वो इस कोर जॉब को एक्वायर नहीं कर पाते क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। भाई दुनिया में डॉक्टर ही तो नहीं बनेगा ना कोई। और आपको पता है, अगर हम कश्मीर की बात करें, सीट बिल्कुल अकिस मामूली नंबर ऑफ सीट्स एंड वी आर फाइटिंग अकिस कल पगह एंट्रेंस तम पतन एंट्रेंस कामयाब कम गसन। यह सानि खतर बोड़ बार इशू आसन, ये कोर जॉब हासिल करो। अब कोर जॉब से बड़ा, यानी कोर जॉब हमारे पास बहुत ही एक लिमिटेड सोर्स है। कोर जॉब से बड़ा दूसरा आपका है, उसको कहते हैं रिलेटेड जॉब्स। रिलेटेड जॉब्स क्या गो, ये वन तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पता आते क्या सिर्फ कोर जॉब्स हासिल कर, मतलब यम रोजन हमेशा कोर जॉब्स हमेशा हमारे पास रहेंगे, मगर इनको एक्वायर करना सबके बस की बात नहीं। और ये कोई बुराई भी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने, ये तो बन भी नहीं सकता, ना इसकी जरूरत है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कोर जॉब्स के बाद हमें रिलेटेड जॉब्स को देखना पड़ेगा। रिलेटेड जॉब्स क्या होते हैं कि इन्हीं कोर जॉब्स में आप स्पेशलाइजेशन करें। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बताऊं, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, हमारे पास एक बहुत बड़ा लॉट है जो इंजीनियरिंग कर चुका है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे पास अक्सर फोन आते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप क्या करें, कश्मीर से बाहर जाए। तो प्रॉब्लम इसमें यह खड़ी हो जाती है कि अगर सपोज आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, मैं आपको एग्जांपल दूंगा व्हाट इज बेसिकली रिलेटेड जॉब्स। मान लीजिए अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको और अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो डेवलप करने की बात है ना, इसको एज अ हॉबी ना लें, इसको बहसियत आप कोर्स ले लें, इसको पढ़ें बाज़ाब्ता तौर पर, चाहे आप इसका डिप्लोमा करें, चाहे साइड में एक अलग से डिग्री कर ले, ताकि जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो अब ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना हो। क्योंकि क्या फायदा होगा जब आप भी इंजीनियर है और भी इंजीनियर है, अब आप जब एग्जाम में आते हैं तो कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी बच्चे जो होते हैं जो इवन इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो रिलेटेड जॉब्स में आपको याद ये रखना है कि जो भी आपने कोर सब्जेक्ट अपना लिया है, इसके साथ साथ कोई ऐसा स्किल ले लें, उसको कंटिन्यूअस करें। ये नहीं कि हॉबी ले लें, बल्कि उसको कंटिन्यूअस करें, ऐसे कंटिन्यूअस करें कि आपके साथ वो हमेशा रहे और आपकी जॉब में वो मदद करे। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर आप दुनिया में कहीं भी जाए कोई वैल्यू नहीं। इवन आप इंजीनियर है, इवन आपके पास डिग्री है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों की मिसालें हैं जिन्होंने डिप्लोमा पास पे, नहीं सिर्फ एक इनके पास डिप्लोमा था और उस डिप्लोमा के बेस पे उन्होंने अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब्स हासिल कर लिए, उस पे जॉब भी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ से डिग्रीज है वो जॉब नहीं कर रहे। तो रिलेटेड जॉब्स का मतलब यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा कि उस जॉब के साथ साथ और जो सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग स्किल है, फाइनेंशियल स्किल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत रिलेटेड कम होंगे और होते भी है, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हमारे कश्मीर में वैसे भी होते ही नहीं है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि कश्मीर से दुनिया और भी है, यानी हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि सिर्फ वही नहीं है। और जब आप बाहर आते हैं तो फिर सिर्फ आपकी डिग्री वैल्यू नहीं रखती है अगर आपको दूसरे स्किल्स ना, उसको कहते हैं रिलेटेड जॉब्स। और रिलेटेड जॉब्स जो है ये आपके शहर की या गांव की नदी से थोड़ा बढ़ के एक बहुत बड़ा तालाब होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन जॉब या हाइब्रिड जॉब्स। और ये वो फील्ड है जिसमें मार्केट्स और जिसमें आपका जो रिक्रूटर है ना, वो कहता है कि भाई हम तो हाथ लगाए बैठे हैं, कोई आता ही नहीं। हाइब्रिड जॉब्स का जो मार्केट है ना, वो ना कभी क्लोज होगा और ना उसमें कोई कमी आएगी। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हाइब्रिड जॉब्स का मतलब ये होता है कि आपके जो अपने स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपके पास टेक्निकल जॉब आ गया। अब टेक्निकल जॉब तो आपके पास आ गई, इंजीनियरिंग आपके पास आ गई, मगर अगर उसके साथ साथ आपने मेडिसिन भी पढ़ा, मेरी बात थोड़ी समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि हाइब्रिड जॉब किसको कहते हैं। आपने इंजीनियरिंग तो पढ़ी मगर इसके साथ साथ आपने मेडिसिन भी पढ़ा,
एज ए डिग्री आपने मेडिसिन हासिल कर लिया, एज ए डिप्लोमा आपने मेडिसिन हासिल कर ली। अब ये इंजीनियरिंग और मेडिसिन आपस में मिलके आपको हेल्थ मेडिसिन, यानी जिसको हम कहते हैं टेक्निकल हेल्थ मेडिसिन में आप आ जाएंगे, जिसका मार्केट बहुत ही बड़ा है वर्ल्ड वाइड। या फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में है, तो आपके पास अब स्पोर्ट्स टेक्निकल बन जाएंगे, यानी आपके पास ऐसे स्पोर्ट्स के एवेन्यूज अभी वैल्यू ओपन है जिसमें इंजीनियरिंग स्किल्स भी आपको चाहिए। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास लॉ की डिग्री है मगर आप एनवायरमेंटल साइंस में आगे आना चाह रहे हैं, तो आप एनवायरमेंटल साइंस और लॉ को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों डिग्रीज या एक डिग्री और एक डिप्लोमा दोनों को जोड़ के आप एक हाइब्रिड आएंगे, एनवायरमेंटल लॉयर बनेंगे, और उसका वैल्यू और उसका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ब्राइट है। तो हाइब्रिड जॉब्स जो है ये अभी आने वाले दिनों में मार्केट को कैप्चर करने वाला है। मसलन अगर आप फॉर एग्जांपल मेडिकल के स्टूडेंट है और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वैसे ही पढ़ा है या उसका डिप्लोमा आपने किया है, तो आप मेडिकल साइंस को यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और एक ऐसी चीज आपके लिए वेट कर रही है पूरी दुनिया में जो आपको कहीं रुकने नहीं देगी। आपके पास जॉब्स के ऑफर्स होंगे और आपके पास चॉइस होंगी कि आप एक्सेप्ट किसको करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। लास्ट वाला जो मैंने सबसे बड़ा सर्कल बनाया है ये है नॉन रिलेटेड जॉब्स। नॉन रिलेटेड जॉब्स वो है कि जो टैलेंट बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता ही आजकल का जो जमाना है इसमें प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल छोड़ दीजिए, अब ये आज टेक्निकल जमाना है। अब यूट्यूब स्टार बन सकते हैं ओवरनाइट, मगर इसमें क्या है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा जो इंटरनल या इनहिबिशन, यानी जो आपका अंदरूनी, जिसको हम कह सकते हैं कोई ऐसा टैलेंट हो जो टैलेंट अनरिलेटेड हो, यानी आपको पता है कि आप अपनी YouTube चैनल खोल सकते हैं मगर उसमें कंटेंट क्या करेंगे, लोगों का व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन कैसे होगा, तो ये एक ऐसा है। ट्रैवलॉग आप लिखेंगे, आप ट्रैवलर बनेंगे, तो ये नॉन रिलेटेड जॉब्स जो है ना इसका मार्केट सबसे बड़ा होता है, बट ये सबके बस की बात नहीं, यानी इट इज नॉट द ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीवन। तो अभी तक जो मैंने बात आपको कही वो ये है कि जमाना जो आगे 5-10 साल में आने वाला है फॉर एवरीवन वो है हाइब्रिड जॉब्स का। तो हाइब्रिड जॉब्स के बारे में हम कश्मीर गाइडेंस पे और भी चीजें आएंगी। आपके लिए मैं बताऊं हाइब्रिड जॉब्स का ये भी मतलब है, मसलन आपने आपके पास कोर सब्जेक्ट इंग्लिश है और आपने क्या कर दिया, उसके बाद आपने मेडिसिन भी पढ़ा, तो इंग्लिश और मेडिसिन में आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं और इसका मार्केट इतना बड़ा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये भी कर सकते हैं कि दो जो आपको, एक तो मेन कोर आपका सब्जेक्ट है, दूसरा जो इसके साथ आप जिसको हम कह सकते हैं ना कि साइड सब्जेक्ट, साइड स्किल्स, अगर उनको आप जोड़ के गूगल भी कर सकते हैं कि इस प्लस इस को करने के बाद कौन कौन सी एवेन्यूज है। तो जो जमाना आने वाला है आपको मैं इस वक्त बता रहा हूं सब बच्चों को कि वो हाइब्रिड जॉब का जमाना है। 5-10 साल में पूरा ये जो कोर जॉब, रिलेटेड जॉब, नॉन रिलेटेड जॉब, ये सब कुछ बैठने वाला है और हाइब्रिड जॉब और नॉन रिलेटेड जॉब में हमेशा प्रोग्रेस रहेगा। चलें, इसके बाद हमेशा हमारे पास एक प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर कौन सा जॉब हम करें, कौन सा कोर्स हम लें, क्या हम प्रोफेशनल कोर्स लें या नॉन प्रोफेशनल कोर्स लें। देखिए इसमें कुछ मैं आपको बताऊं, सब बच्चों के लिए प्रोफेशनल कोर्स सही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो नहीं आते प्रोफेशनल कोर्स में वही फिर नॉन प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है। देखिए पहले जब हम छोटे थे आपकी उम्र में, तो उस वक्त क्या होता था कि हमारे पास, खुसूसन जब मैं कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर पर तुम वन हो वन कि अगर तुम 10th पास कर पाते या 10+2 पास कर पाते मेडिकल डॉक्टर बनीव कहें या तुम बनीव इंजीनियर कहें, तुम जिंदगी मकले, पू तुम बेचुन कश्मीर पे। बट इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टर्म टू बी यूज नाउ। वनकस क्या, वनकस दलील तब्दील बिल्कुल कंप्लीटली चेंज है इस वक्त आपके पास जो भी सब्जेक्ट है ना, डिपेंडिंग अपॉन यूर एक्सीलेंस कि उस सब्जेक्ट में कितना आप एक्सीलेंट हो जाते हो, आपको दुनिया आपके इंतजार में। तो इसलिए ये कहना कि प्रोफेशनल कोर्स मेरे लिए सही होगा, मैंने प्रोफेशनल हासिल नहीं किया, नॉन प्रोफेशनल करूंगा तो मैं बेकार हो गया, ये पहले तो गलत बात है। दूसरी बात, कोई शख्स जिसको प्रोफेशनल जॉब ना मिले, प्रोफेशनल कोर्स ना मिले, फॉर एग्जांपल MBBS सिलेक्शन नहीं हुई,
अब वो पीर प्रेशर से, इनके वालिदैन ने काफी ज्यादा प्रेशर किया, या पैसे वाले हैं उनने पैसा भेज दिया, किसी जगह आपको एमबीबीएस करा दिया, मगर आपकी दिलचस्पी उसने नहीं है, तो यू विल बी अ बैड डॉक्टर। इसको याद रखिएगा, हमेशा इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस कोर्स में आपकी दिलचस्पी ना हो उसको ना लें। ये बहुत बड़ा सुसाइडल एक्ट होगा। अपने पेरेंट्स को समझाए, बल्कि हमें कहे हम उनको समझाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें हमारे पेरेंट्स को जानना है। तीसरी बात इसमें यह कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिलता, फिर वो किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं जो पैसे देके प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं, जैसे यूपी में है, जैसे आप जाए उत्तराखंड में है, दूसरी जगहों पे है, और फिर उस कॉलेज को कोई जानता ही नहीं। मिसाल फलानी चंद साहब कॉलेज, ये कच्छ, ये चंद साहब कॉलेज हुन पाते ये कच्छ, पतल तमिस डिग्री हासिल पे तमिस मिलान सह बीपीओस में जॉब 10 सासन पे पे जॉब कर, और पे अमि डिग्री नश मुतनफिर। फॉर एग्जाम्पल MBA में ऐसे ही हुआ ना, MBA लको कोर तिमन गो यही पत प्रॉब्लम, फलान जाए तथ कॉलेजस नाव कहें। सो मेन सजेशन इट इज बेटर टू बी having non-professional course than professional course if you are not getting professional course in good universities or अगर कशर पे प्रोफेशनल कोर्स कुन असल जाय हासिल कहीं, पत तम मूजूब कंप्रोमाइज कर, चलो बह गस कुन जाए, पत मिल में डॉक्टरी डिग्री या बाद में बन पे डॉक्टर, मगर हुत तथ वैल्यू कहें, तथ कॉलेज तथ स्टाफ असल कहें, तम खोत बेहतर नॉन प्रोफेशनल कोर्स चूज कर और तथ मज एक्सेलेंस हाउ। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमें अब सोचना पड़ेगा, जो हमें देखना पड़ेगा, वो है कि हमारा जो करियर है ना 10+2 के बाद, अब ये लंबा चलने वाला है, और अब हमें एक प्लान करना पड़ेगा इस करियर को। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि हमारे पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यानी दुनिया सिर्फ 10+2 पे खत्म नहीं होती, या दुनिया बल्कि 10+2 से शुरू होती। तो आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल है। ये तो पहली बात हुई। MBBS और इंजीनियरिंग के अलावा दुनिया और भी है, इसको याद रखिएगा आप। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, नंबर 1। नंबर दूसरी वो ये है कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या कॉमर्स हो, वो तमाम एक जैसे हैं और इक्वली कॉम्पिटेंट है। यानी ऐसा नहीं कि MBBS वाला आपसे आगे जाएगा और इंजीनियरिंग वाला जो है वो बहुत ही पीछे चला जाएगा। ये गलत बात है, इसको आप दिमाग से निकालिए। हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है। मैं एग्जांपल दूंगा फिर आपको पता चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा करियर प्लानिंग में, वो ये है कि हमें ऐसा करियर अपना चूज करना चाहिए जो हमारे एकेडमिक्स, यानी जिसमें मेरी दिलचस्पी हो ना सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से, मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से, और मेरी जो अंदर ख्वाहिश है ना उसके बुनियाद से। अब इसमें क्या होगा, यहां पर कोई बता सकता है कि सर 10+2 लेवल में तो क्या ख्वाहिशें, क्या पर्सनैलिटी, क्या एकेडमिक्स, तो यहां पर असर करता है आपका जो कोच होगा। कोच से मुराद यहां पर जैसे हम कोचिंग सेंटर कहते हैं ना, एक्चुअली कोचिंग सेंटर को कोचिंग सेंटर कहना ही नहीं चाहिए, उनको कहना चाहिए ट्यूशन सेंटर। कोचिंग का मतलब ये होता है कि जो आपको एक मुर्शिद की तरह आपकी गाइडेंस करे, A to Z तक आपकी गाइडेंस करे। ठीक है, मैं तमाम साथियों के क्वेश्चंस लूंगा, अभी आप सिर्फ नोट करके रखे, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट अभी मैं फोकस कर रहा हूं लेक्चर पे, तो बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जितने भी कोर्सेज हमारे पास है वो इक्वली कॉम्पिटेंट है। डिपेंड करता है कि एकेडमिक्स, पर्सनालिटी और डिजायर, यानी आपकी चाहत क्या है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है और आपका अपना डिजायर क्या है। अब मिसाल के तौर पर कोई वकील बनना चाहता है और आपको पता वकालत में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, आपको लॉज पढ़ने पड़ेंगे, आपको आगे इसको डिफेंड करना पड़ेगा, और कोई इतना वोकल है नहीं, तो उसको खामखा लॉ पढ़ने दिया जाएगा तो वो एक अच्छा लॉयर नहीं साबित होगा। इसी तरह किसी को दिलचस्पी नहीं है डॉक्टरी में, उसको किसी तरह से सफेद कोट पहनाया जाए और वो दिलचस्पी है उसकी, मान लीजिए जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, तो वो उस पेशेंट के साथ भी मतलब शेक्सपियर बनेगा। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी,
और बहुत ही इंपॉर्टेंटली अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपका करियर अब शुरू हो गया। इस करियर के शुरुआत में आपको इन तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बताएंगे जो करियर डेवलपमेंट है ना, ये एक बेसिकली एक साइकिल है। यानी जिस तरह हमारे पास एक कोई भी चीज का साइकिल होता है, करियर डेवलपमेंट के लिए भी एक साइकिल होता है जिसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को जानिए, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे। देखिए कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे। ठीक है, आपके वैल्यूज क्या है, आपके स्किल्स क्या है, यानी किन स्किल्स में आप ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, आपके पास एसेट क्या है, साथ में आपके पास रिसोर्सेज क्या है। ये भी देखिए कि आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है, स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। इसी तरह आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी कोई गलत नहीं होती, मतलब ये होता है कि किसी की पर्सनैलिटी किसी जॉब के लिए ज्यादा वेल सूटेड होती है। तो ये चीजें सबसे पहले आप सेल्फ एसेस कीजिए, और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें यह है कि आप अपनी जो पॉसिबिलिटीज है ना उनको एक्सप्लोर कीजिए। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। आपसे मुराद है आपके वालिदैन, और हम एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे आपके पेरेंट्स से भी, कश्मीर गाइडेंस के ग्रुप के तहत उनसे भी हम इस चीज का मतलब एक्सप्लेन करेंगे उनको। और जो आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं जो एजुकेटेड है, वो इस चीज में आपकी मदद करेंगे। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपके पास पहले देखना पड़ेगा बड़े बड़े चॉइसेस क्या है जिनमें जॉब आसानी से मिल सकती है। उसके बाद उन चॉइसेस को नैरो करें, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें आप ज्यादा फिट हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है करियर डेवलपमेंट में, वो ये है कि आप अपने गोल्स सेट करें। देखिए गोल्स 2 तरह से होते हैं, शॉर्ट जिसको हम कहते हैं शॉर्ट गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट गोल्स में क्या होता है कि आप अपना जो गोल है ना करियर का, उसमें हिस्से करें कि भाई मैं ग्रेजुएशन तक मेरा एक गोल है, ग्रेजुएशन के बाद मेरा दूसरा गोल है, और ये स्किल करने के लिए मेरा ये मतलब है। तो शॉर्ट गोल्स और लॉन्ग गोल्स आपके पास होने चाहिए, और हर चीज का एक प्लान होता है, हर चीज का एक इश्यू होता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, इन पैसे को कैसे आप एड्रेस करें। आपके पास कोई बैरियर है, आप बाहर नहीं जाना चाहते, या आप बाहर जाना चाहते मगर आपको रास्ता पता नहीं है। अब आप फॉरेन में पढ़ना चाह रहे हैं मगर आपको पता नहीं एग्जाम क्या क्या करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये आप यहाँ पर तीसरे लेवल पे कर सकते हैं कि आपको चॉइसेस डेवलप करने पड़ेंगे, आपको एड्रेस करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम का, अपने बैरियर्स को देखना पड़ेगा। और चौथा और इंपॉर्टेंट है मेक इट हैपन। सिर्फ ख्याली पुलाव से कोई इंसान आसमान पे नहीं चढ़ा, कोई इंसान कामयाब नहीं हुआ। इस प्लान को आपको एक्शन में तब्दील करना होता है, और ये सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करें वैसे ही जैसा कि उसको करना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा हमेशा आपको मोटिवेशन चाहिए। उस मोटिवेशन के लिए बासिती कश्मीर गाइडेंस आपके साथ रहेगा, और हमारे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक्त। 10+2 जो आपके वहाँ पर एसोसिएशन है कश्मीर में, उनके साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे पास कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम भी होंगे। हम आपके यूनिवर्सिटी, आपके जो कॉलेजेस है, या आपके जो 10+2 इदारे हैं, स्कूल्स है, उसमें आएंगे, और इस चीज को हम इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। बट ये एक साइकिल आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखें, जब भी आप कोई भी करियर चूज करें, इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाली आप पे, जब भी आप कोई भी करियर चूज करें, देखें इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं जब कोई भी आप चूज करते हैं, यानी आप बहुत सारे प्रेशर्स में रहते हैं। मेरी जो ये आपसे सजेशन है, मेरा आपका सजेशन वो ये है कि आप जब भी अपना करियर चूज करें, उनको किसी भी प्रेशर में ना रखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मिसालें दूं। हम खुद डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं, मगर हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमें फोर्स करते हैं कि डॉक्टर बने। फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं पैरेंटल प्रेशर। देखिए प्रेशर से क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं ना कि दाल जल्दी पकती है। अगर आप प्रेशर कुकर में प्रेशर को रखेंगे, दाल जल्दी तो पकती है मगर उसमें मजा नहीं आता। तो पहले पुराने लोग क्या कहते थे कि दाल को जो है आप चूल्हे पे रखो और धीमी आंच पर रखो। प्रेशर से क्या होता है कि आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया, मगर वो हासिल नहीं होता, आप रियून करते हो अपने करियर को।
सो पेरेंटल प्रेशर, यहाँ पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस है। पेरेंट्स को हम बताएंगे कि ऐसे कोई भी प्रेशर अपने बच्चों को ना दे कि जो उनको, असल में क्या होता है कि उनको चाहिए कि वो बताए सोसाइटी के में कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी इंजीनियर है और वगैरह वगैरह। तो पेरेंटल प्रेशर एक बहुत इशू है, इस प्रेशर को हमें पार करना है। इसी तरह कोई भी आप स्ट्रीम चूज करते हैं जो आपके दोस्त ने लिया, तो इसको कहते हैं पीर प्रेशर। तो इसको भी हमें दूर रखना है कि ये नहीं कि जो आपके दोस्त ने लिया वही आपके लिए अच्छा, आपको अपने लिए देखना पड़ेगा। इसी तरह आप देखते हैं कि भाई दुनिया भर में लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी करूं, उसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी। इसको भी हमें दूर रहना है, इस चीज को भी हमें दूर रहना है। इसी तरह इंक्लिनेशन, मतलब सोसाइटी का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इसको कहते हैं सोसाइटियल प्रेशर। इससे, इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए हमें। इसी तरह है पॉसिबिलिटीज कि मेरी इस कोर्स के बाद मुझे जॉब मिलेगा बाहर, इसको कहते हैं स्टेटस प्रेशर। तो इसमें भी नहीं आना पड़ेगा। यानी आपको जब करियर चूज करना है ना, वो कोई भी प्रेशर आपके पास ना हो। हाँ ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है जिससे आप बाहर फिर जाएंगे, मगर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं नहीं गया तो बस मेरा काम खत्म। इसी तरह मैं ये कोर्स और ये करियर चूज कर रहा हूं जिससे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि कश्मीर में तो आपको पता है जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं तब तक शादी नहीं। तो बहुत बड़ा इशू ये भी है कि भाई मेरी तो शादी नहीं होगी अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ। तो चाहे मैं उसको अच्छा लगे या न लगे, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फिर आदमी फिर इसी में बूढ़ा चला जाता है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तो ये तमाम प्रेशर से हमें अपने आप को दूर रखना है। अब मैं आपके सामने कुछ कोर्सेज बताऊंगा जिन कोर्सेज को हमारे जो बच्चे हैं ना 10+2 के बाद एक्वायर कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जो हमें सबको होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि हर स्कूल में इस चीज की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बताना चाहिए उनको क्या क्या कोर्सेज है। सबसे पहले हम मेडिकल नॉन मेडिकल को नहीं लेंगे, हम सबसे पहले आर्ट्स को लेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे बच्चे जो है ना, अक्सर बच्चे क्या प्रॉब्लम गसन बह वन तह अक्सर वुचान बह वन तुम असल कत क्या दपान है वह करू ट्राई मेडिकल्स, अगर न गो तेल करू ट्राई नॉन मेडिकल्स, अगर न ती गो तेल पे आर्ट्स सह पे रटि। अम क्या परसेप्शन बनिमुत कि आर्ट्स के बच्चे तम डल तम कर कहें। हालांकि यह सही वन कह, दुनिया मं सिर्फ मेडिकल तो नॉन मेडिकल योत चलान कह, दुनिया मं आर्ट्स सब्जेक्ट वारियान जायन चलान, बल्कि तमिच इंपॉर्टेंस ज्यादा। मे पन्निस करियरस मज क्या बच्चे तम वुचमित यमो आर्ट्सस मज पत जबरदस्त तरक्की कर, बट कित पट कर तरक्की, तिमो रोट सह सब्जेक्ट एज ए कोर सब्जेक्ट, तिमो रोट सह सब्जेक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तथ मज कोर एक्सलेंस पैदा और तथ आर्ट्स सब्जेक्टस मज कर पत बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट्स एड, यथ मे तुम नाव वोनव दोयम नाव वोनव रिलेटेड जॉब्स, तिमन वनकस असल जॉब। मिसाल के तौर पर तो हेकु BA कर, अगर तुम 10+2 कोरव एंड अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नहीं करना चाहते हैं प्रोफेशन में, या आपके पास ऐसे आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता ये चीज, तो आपको खुदा ना खास्ता कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, लिटरेचर है, इक्वेटोरियल साइंस है, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनोमेट्रिक्स है, फिलॉसफी है, लिंग्विस्टिक्स है, रूरल डेवलपमेंट है, इसी तरह इकोनॉमिक्स विद पब्लिक फाइनेंस एंड ट्रेड है। अब इन कोर्सेज में तो कुछ कोर्सेज हमें पता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी बहन ने, हमारे भाई ने, हमारे छोटे भाई या बड़े भाई ने तो ये कर लिए हैं, मगर उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा। इसकी दो वजूहत है। नंबर एक, उन्होंने इस सब्जेक्ट को किया है बस, मतलब करता मरता क्या ना करता, जैसे वन कशर पे मैंने सब गोवी नहीं जॉब वन मतलब मेडिकलस मज या नॉन मेडिकलस मज पे क्या ना क्या डिग्री हासिल कर, तो अगर ये डिग्री आप डिग्री बहस डिग्री करेंगे ना, जिसको होना चाहिए एज ए डिग्री, तो आप बिलीव कीजिए ये डिग्री कोई आम डिग्री नहीं है। आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं, मगर आपके पास ये डिग्रीज वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि करनी चाहिए। जैसा कि आप बहस मेडिकल सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, वैसे ही अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे तो रुकने की बात नहीं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बहस BA कोर्स के बाद जॉब थोड़ा मिलना टफ है, वो तो आज मेडिकल के बाद भी है, वो तो आप इंजीनियरिंग के बाद भी है। तो आप
आप एमए कर सकते हैं, बाद में पीएचडी कर सकते हैं, या एमए प्लस अगर आपने दूसरे स्किल्स डेवलप कर लिए तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 8 सब्जेक्ट लेके बहुत अच्छी जगहों पे हैं। तो ये दिमाग से एक जबरदस्त टैबू निकालिए कि बस कुछ डॉक्टर सॉरी, मैं यहाँ पर ये भी बताऊं कि मैं जब आपको बार बार डॉक्टरी इंजीनियर बता रहा हूं तो मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि मैं डॉक्टरी या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को नीचे दिखा रहा हूं। बोथ सब्जेक्ट्स आर रेस्पेक्टेबल और उनकी जरूरत भी है। मैं सिर्फ यहाँ कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारा परसेप्शन है ना बहसीत सोसाइटी, उस परसेप्शन को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, अब ये जो बीए कोर्सेज हमारे पास है, मैंने कुछ नए कोर्सेज भी आपके सामने बताए जो हमें नॉर्मल पता होना है कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह, उसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स है। जब आप ये करेंगे, अब यहां तो मैंने लिखा है कि आफ्टर बीए, मगर थोड़ा सा ये टफ है, मैं आपको ये क्लियरली बताऊं, बीए के बाद अगर आप एमए करेंगे या अगर आपने बीए भी किसी अच्छी जगह से किया और बीए को जैसे करना है बीए वैसे कर दिया, तो आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी न सिर्फ कश्मीर में, इंडिया में, बल्कि बाहर बहुत ज्यादा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। अगर आपने सही बीए किया, अच्छी तरह से किया कैम्ब्रिज में या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में, ऑक्सफोर्ड में, बीए के जिनको हम ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स कहते हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिस्ट तो इस वक्त दुनिया चला रहे हैं, इसी तरह एजुकेशनिस्ट है, जियोग्राफर बन सकते हैं, हिस्टोरियन बन सकते हैं। मुझे बताइए कितने लोग हमारे कश्मीर में हिस्टोरियन हैं? प्रॉब्लम देखिए क्या है, हम क्या करते हैं कि हम बीटन रास्ते हैं ना, जो ऑलरेडी लोग जिस पे चल रहे हैं, उन्हीं रास्तों को हम क्या करेंगे, चल रहे हैं आगे उन्हीं पे। उससे क्या होता है कि आप भीड़ में एक बंदा रह सकते हैं, और भीड़ में एक बंदा रहना उससे कोई वैल्यू नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें भीड़ से हटके भी कोई चीज देखना चाहिए। अगर आप हिस्टोरियन बने, अगर आप अच्छे लिंग्विस्टिक बने, फिलोसफर बने, या पॉलिटिकल साइंटिस्ट बने, पॉपुलेशन साइंटिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिस्ट इस वक्त सबसे बड़ा पोस्ट है बड़े बड़े ना, जो मैं कहता हूं मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि साइकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज आजकल आ रहे हैं। तो खुसूसन कश्मीर में तो आपको पता है। मगर बहस डिग्री अगर आपने ले ली कि आपको लिखा है कि आप साइकोलॉजिस्ट है, आपने बीए साइकोलॉजी में किया है और आपने 80% मार्क्स लिए हैं, मगर आपको उसका पता ही नहीं साइकोलॉजी क्या है, तो नेचुरली फिर मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो एक तो हाइब्रिड जॉब मार्केट है, दूसरा मैंने आपको टर्म बनाया था रिलेटेड जॉब, उसमें ये है कि डिग्री के साथ साथ आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल है। हमें पता है कि कश्मीर में या किसी और भी जगह हमारे जो एरियाज है अर्बन से ज्यादा रूरल है, तो डेवलपमेंटल प्रोफेशनल ज्यादा, सोशियोलॉजिस्ट है, या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विस में आ सकते हैं, और अक्सर हमारे बच्चे जानते हैं कि इसके बाद हम सिविल सर्विस में आ सकते हैं। मगर मैं कह रहा हूं कि सिविल सर्विस से दुनिया और भी है, बट ये चीज अगर आप करेंगे बेसिक उन बच्चों के लिए जो हमारे पास बीए के बच्चे हैं। अब बीए के बाद हमारे पास दूसरा स्ट्रीम जो नॉर्मली माना जाता है वो है कॉमर्स, और कॉमर्स में आपको पता है या तो बीकॉम आता है, बीबीए आता है, बीबीएम आता है, और ये जो बीबीए और बीबीएम और बीकॉम, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स है जो इस वक्त दुनिया भर में जिनका बूम है। बट वही प्रॉब्लम फिर से कि बूम होने के बावजूद हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं जाते, ज्यादातर क्योंकि वो डिग्री हासिल कर रहे हैं और साथ साथ में अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं। और अगर इन कोर्सेज के साथ साथ वो हाइब्रिड जॉब साथ में रखें तो मैं श्योर हूं कि कितने भी जगह आप जाएं, कंपनीज और जो लोग हैं गवर्नमेंट्स आपको ढूंढेंगे। इतने जॉब्स निकलते हैं कि जिसकी कोई कमी। अच्छा, इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन है? आप बीकॉम या बीबीए बीबीएम में फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, वो कर सकते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसमें सीए जो बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल कोर्स भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेरे जहां मैं रहता हूं जद्दा में, हमारे साथ में एक बंदा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे लग रहा है हाईएस्ट पेड सैलरी उसी की है। और दुनिया भर में जॉब्स जब कट हो रहे हैं ना, तो सीए की जॉब ऐसी है जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। ऑडिटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, टैक्सेशन है, वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है। एक्चुअरियल साइंस आता है इसमें। कंपनी सेक्रेटरीशिप बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, चूंकि ग्लोबलाइजेशन में जो प्रोडक्शन यूनिट्स है और उसके बाद मार्केटिंग यूनिट है और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम होता है वो आप हासिल कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे पास बहुत ग्रेजुएट्स है, मगर
डिग्री बराई डिग्री होती है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट से हमने हासिल किया होता है कि भाई डिग्री तो मिल गई एमबीए, और फिर उसके बाद हम देखते ही नहीं कि हमें और क्या करना चाहिए। इसी तरह फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये भी एक बहुत अच्छा आपके पास फील्ड है जिसमें आप आ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। सीएस और सीए जो है इसमें ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, इसको भी अगर आप करें बहुत, बल्कि आपका तो फिर रुकना ही नामुमकिन है। मगर बाकी कोर्सेज भी इसमें अगर आप स्पेशलाइजेशन करें बीकॉम, बीबीए या बीबीएम में, तो आपके लिए कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। तो ये तो था हमारे पास, अगर आपने स्कोप आपके पास कॉमर्स में ले लिया, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, और उसके बाद अब ये कॉमर्स सब्जेक्ट करने के बाद आपके पास क्या एवेन्यूज है, यानी आपके पास और भी कुछ हमारे पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमर्स में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग का मार्केट दुनिया है इस वक्त, और आपको ये पता है कि अब ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गई, अब दूसरे एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और मैं आपको वसूख से बताऊं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है ना, ये दुनिया को अभी कुछ 5-10 साल में दुनिया पूरे इसी में आने वाला है। इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा मार्केट एक हो गया, तो आप इसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च, क्योंकि बड़ी कंपनी कोई भी होती है दुनिया में, उसको मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन आप पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंटरप्रेन्योरशिप का जो इस वक्त का दो दुनिया है ना, क्योंकि जॉब तो आप बहुत स्क्वीज हो गई। अगर आप वाकई अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि खुद अपना मालिक बनना, तो एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है। आप इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं, ताकि आप, अगर आप क्विकली चाहते हैं किसी जगह कोई हासिल करने, लंबा चौड़ा आप रास्ता चूज नहीं करना चाहते, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बहुत अच्छा है। बल्कि कश्मीर में शायद ईडीआई भी इसको सपोर्ट करता है। इसी तरह फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग एंड प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, ये ऐसे कोर्सेज है जो इस वक्त, मतलब अगरचे पूरे दुनिया में पैंडेमिक से जॉब क्राइसिस है, मगर इन सब्जेक्ट्स का अभी कोई क्राइसिस नहीं है, ये हमेशा चल रहे हैं और ब्लूम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी कोर्सेज कुछ अवेलेबल है। इन्हें अगर आप बीबीए, एमबीए या एमबीए बीबीएम करेंगे, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। आप एज एन एक्चुअरिस्ट बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यूर स्किल्स। मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। इसी तरह इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि आजकल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो इसमें इक्विटी क्या होगी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो इसमें आप अपनी बाजी ले सकते हैं। फॉरेक्स डीलर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ एवेन्यूज है जिनमें हमारे बच्चे अक्सर पीछे रहते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हमारा जो कैरियर है ना, वो सिर्फ एक ही चीज रह गया है कि मार्केट में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर बनना। अच्छा, ये तो दो चीजें मैंने अभी आपके सामने कही, एक तो आर्ट सब्जेक्ट्स और दूसरा मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट। अब हम बात आते हैं साइंस में, क्योंकि मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूं, और हमारे पास जो साइंस स्ट्रीम में ऑप्शंस है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं साथ में, तो अब वो बन जाता है हमारे पास मेडिकल साइंस। अगर हम नॉर्मल साइंस की या जनरल साइंस की बात करेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हमारे पास है। इसमें आप जनरल बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो साथ में लेके, या जियोलॉजी ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। बजाते खुद आप कंप्यूटर साइंस को अच्छी तरह से भी ले सकते हैं, अलग से भी। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, आने वाले 5 या 10 सालों में पूरा दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ रहा है। जितने भी मेरे सुनने वाले, देखने वाले इस वक्त है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, 5 और 10 साल में पूरा, क्योंकि मैं मार्केट सर्वे करके बैठा हूं, मुझे पता है कि मार्केट जॉब मार्केट क्या है। बच्चों को आप अभी से लगाएं, क्योंकि अभी ये पूरा रास्ता खुला है, और दुनिया का जो आफ्टर पैंडेमिक असर है वो ये दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जा सकते हैं। एक तो हमारे पास नॉर्मल केमिस्ट्री है जिसको हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, दूसरा इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, डाइज एंड ड्रग्स इंडस्ट्री में जा सकता है जो एज ए फार्मासिस्ट यूज करेगा। एनवायरमेंटल साइंस बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्कोप है, ऑपरेशनल रिसर्च है, हैवी एंड फाइन केमिकल
इंडस्ट्री है, इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ये हमारे पास ऐसे स्कोप्स है जो आफ्टर साइंस हमारे पास पीसीएम में आएंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। इसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स की या डिग्री या डिप्लोमास की जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमें हासिल हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। मैंने अभी पहले नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज उठाए, अब मैं थोड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाता हूं। अक्सर ये चीजें हमें पता होती हैं, मगर उसमें भी हमें ऐसे जो स्ट्रीम्स है ना, तो इंजीनियरिंग है, मगर इसमें जो स्ट्रीम है, अगर इस स्ट्रीम को आप यूज करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो इसका बड़ा फायदा होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल एंड कंप्यूटर, ये चीजें हमें पता है, ये चीजें हर एक बच्चे को पता है कि इंजीनियरिंग में ये सीटें हैं। अब जो आने वाला जमाना है वो है एरोनॉटिकल, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल। इसमें इस वक्त दुनिया का जो अक्सर शोबा है ना, वो इस पे भी जॉब दे रहा है। बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी है। एक तो हमारे पास ये साइंस में, मेडिकल साइंस में आ रहा है, दूसरा मैं आपको इंजीनियरिंग साइड से बता रहा हूँ। इसी तरह इंजीनियरिंग है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत वास्ट, अगर आप खुद से कोई इंडस्ट्री खोलना चाहे कश्मीर में या कश्मीर से बाहर, तो आपको ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। केमिकल टेक्नोलॉजी, डेयरी, फूड एंड लेदर, इसमें भी काफी अच्छा स्कोप है। मैन्युफैक्चर साइंस और इंजीनियरिंग में मरीन साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत, या डिप्लोमा अगर आप करेंगे तो इसके जॉब्स बहुत ही फ्रीक्वेंट है। मेटलर्जी, माइनिंग, इसी तरह ओशन इंजीनियरिंग है, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा आप करेंगे, और फार्मास्यूटिकल्स और प्रिंटिंग में। इन्हें सिर्फ हमारे पास जो डिग्री एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में वो नहीं है जो पहले एक दो लाइन में लिखे गए हैं, बल्कि और भी कुछ ऑप्शंस है, और ये बीड से थोड़ा हटके है, यहाँ आपका कंपटीशन भी कम होगा और उसके वर्ल्ड वाइड जॉब ऑप्शंस भी ज्यादा है। अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि मैं कुछ नाम आपके सामने दूंगा। हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियर हो जाता है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाएंगे आप, बायोमेडिकल इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, अगर आपने इंजीनियरिंग के बजाय एक डिप्लोमा भी किया, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई डिप्लोमा कराते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आप जॉब जो है ना वो जल्दी एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो मार्केट डिमांड है बहुत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, या देखिए अलग अलग फील्ड है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये चीजें तो हम जानते हैं। माइनिंग एंड मेटलर्जी इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्ट, इसी तरह प्रोडक्शन इंजीनियर, और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। आजकल इनके जॉब्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब आप अपना सूरत देखिए कि किस में आप, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि हर कोई आप प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आ सकता, बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि जॉब्स हमारे पास बहुत कम है। तो आप पॉलिटेक्निक्स कोर्स में आ सकते हैं, पॉलिटेक्निक्स में आप आ सकते हैं। ये 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है, जो बहुत सारे पॉलिटेक्निक कंट्रोल्ड जो स्टेट रन है ना, या डायरेक्टरेट होते हैं टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के, वो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ आईटीआई, जो हमारे यहाँ आईटीआई है, उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। इसमें आप 10th पास या 12th पास के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जरिए से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट ये मेरिट बेस्ड हमारे पास चूंकि अच्छा मेरिट होता है कश्मीर में, तो आप इसको आप एक्वायर कर सकते हैं। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स भी इसमें आप यूज कर सकते, जैसे सिरामिक्स है, प्रिंटिंग प्रोडक्शन है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, और ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप 1 या 1.5 साल से भी कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे पर। गवर्नमेंट के सहारे बैठेंगे तो आप, मैं बताऊं कि फिर तो बस बुजुर्गी आ जाएगी, ना शादी, ना जॉब, ना कोई और ऑप्शन। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही गवर्नमेंट को छोड़े, मगर मैं कहता हूं कि आप इसको ऑप्शन रखें कि हम अपने से क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है हमारे मुल्कों में जॉब्स का, और बाहर भी नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा ऑप्शन हम लेंगे कि अगर हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है, इसमें आप जनरल कोर्सेज जैसे जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये वो कोर्सेज है जो हमने लिए थे अपने टाइम में। आजकल बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मरीन साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फिशरी बायोलॉजी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी एक बच्चे ने फोन किया था अबाउट ये जो उसने किया था शायद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अब सर मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। देखिए, इतना जबरदस्त कोर्स है, इतना अच्छा एवेन्यू है, और वर्ल्ड वाइड एमटेक में या पीएचडी में आपको एडमिशन मिल सकता है विद स्कॉलरशिप।
थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं धैर्य रखना, अपने आप को बड़ा सब्र के साथ रखना, पैशनेस के साथ रखना, फिर उसमें कोशिश भी करना, सिर्फ इन्हें उम्मीद नहीं रखनी है बल्कि कोशिश करनी है। और थोड़ा सा स्पून फीडिंग जो है ना, उस हैबिट से थोड़ा निकल के गूगल को यूज करें। और हम आपके साथ बैठे हैं कश्मीर गाइडेंस वाले, हम भी इसमें आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह कोर्सेज इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री का, अप्लाइड न्यूट्रिशन का। अब देखिए न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे लग रहा है आजकल के जमाने में सबसे जो बड़ा काम होगा वो न्यूट्रिशनिस्ट है। मैं जद्दा में हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया है न्यूट्रिशन में और वो घर बैठे लोगों को न्यूट्रिशन का वो चार्ट बना देते हैं कि आपका डाइट क्या होना चाहिए, डाइटिशियन, इसका पैसा लेते हैं, ऐप डेवलप करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट है, साथ में अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल कोई दूसरा है इंजीनियरिंग का, तो आप पता नहीं न्यूट्रिशन कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर में ये इस वक्त चल रहा है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन, और आपको पता है हेल्थ जो है नंबर 1 प्रायोरिटी है पोस्ट कोविड। तो हेल्थ का कोई भी कोर्स, चाहे आपका पास डिप्लोमा भी है, ये आपको काफी आगे बढ़ा सकता है। जेनेटिक्स वगैरह इसमें आ जाता है। तो इसके बाद अब ये जो मैं आपके सामने दूसरा एक स्लाइड ला रहा हूं, ये एक्चुअली है मेडिकल और पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज हमारे पास क्या है। अक्सर बच्चों को पता है एमबीबीएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, वेटरनरी साइंस है। अब उसके बाद कुछ और चीजें अभी ऐड हो रही हैं और हॉस्पिटल्स में इनकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे फिजियोथेरेपी है। अब फिजियोथेरेपी का पहले तो रिवाज ज्यादा नहीं था, लोग नहीं जानते थे, आजकल बहुत ज्यादा जानते हैं। अब न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एनएमआर वगैरह यूज करते हैं, सीटी स्कैन यूज करते हैं, इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आप फॉरेन में आएंगे तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। इसी तरह ये जो मतलब हड्डियों का डॉक्टर है, या इसका अलग से डिप्लोमा होता है। ऑडिटरी स्पीच थेरेपिस्ट, आजकल इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में या बड़ों में भी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ऑप्टोमेट्री, ये कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज है जिनको करके आप अपना जॉब भी हासिल कर सकते हैं, छोटी मोटी, अगर आप अपना ऑफिस या दुकान भी कश्मीर में या बाहर किसी जगह खोले। तो ये ऐसे कुछ कोर्सेज है जिनको आप आराम से कर सकते हैं और काफी टाइम भी नहीं लगेगा। अब हेल्थ केयर में, अगर आप हेल्थ केयर में आना चाहें, जो मेन कोर्सेज हमारे पास है, मैं जल्दी से अपना कंप्लीट करके 5-10 मिनट में फिर आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। हेल्थ केयर में हमारे पास आपको पता है डॉक्टर बन सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कीजिए तो कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर, डेंटिस्ट बन सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा इशू है आजकल जो एंडोक्राइनोलॉजी का, नर्स बन सकते हैं। और नर्स की जो डिमांड है ना वर्ल्ड वाइड है, यानी वर्ल्ड वाइड इस वक्त नर्स की डिमांड है, कोई इस डिमांड में फर्क नहीं आया। न्यूट्रिशनिस्ट मैंने आपको बताया, डाइटिशियन एक कोर्सेज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको डिग्री भी करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या स्पीच थेरेपिस्ट, इसमें आप डिप्लोमा से भी काम करा सकते हैं। या अगर आपके पास एमबीबीएस है, साथ में ये भी आप कोर्स करेंगे तो आप जो भीड़ में एमबीबीएस बैठे हैं ना, उनसे आप अलग से जा सकते हैं। अदर मेडिकल लाइन कोर्सेज में आता है नर्सिंग, फार्मेसी, ऑप्टिशियन, वैक्सीनेटर जो होता है, डार्क रूम असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर है, या लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है, इसको तो आप जानते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हमारे सोसाइटी में बहुत आम है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनको आप डिप्लोमा करके भी हासिल कर सकते हैं। चले, इस चीज के बाद मैं आप थोड़ा सा और सब्जेक्ट के बारे में भी बता दूं। कुछ और सब्जेक्ट्स हमारे पास है, इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे मिसाल के तौर पर होटल इंडस्ट्री है। अब उसमें क्या है कि होटल मैनेजमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, थोड़ा सा कोविड की वजह से भी इफेक्टेड है, मगर ये रिज्यूम करेगा। उसमें कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन है, इसमें भी बाज़ाब्ता डिप्लोमा भी है, कोर्सेज भी है, वर्ल्ड वाइड होटल्स में काम मिलता है, अच्छे जॉब्स है, एवेन्यूज है। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं जो आपको होटल मैनेजमेंट कराएंगे, मगर चूज कीजिएगा वो जिसका रेपुटेशन भी हो। डिग्री बराए डिग्री किसी काम का नहीं, या अगर आपके पास डिग्री के पास सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, इसी तरह फाइनेंशियल स्किल्स है, तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे सऊदी अरब में कुछ लड़के आते हैं जो बाहर से मतलब सिर्फ 10+2 होते हैं, फिर वो काम करते हैं किसी होटल में। मगर हमारे पास एक मिसाल ऐसी भी है कि वो जस्ट 10+2 था, मगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, तो उसको उस होटल वाले ने फिर फ्रंटलाइन मैनेजर भी बनाया और भी उसको अच्छे अच्छे ओहदे मिले, और वो फिर छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आ गए। तो ये मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपको मेन जो डिग्री या डिप्लोमा है उसके साथ साथ और भी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे।
तो हमारे पास बहुत सारे होटल्स है, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज है, डिप्लोमा है, जिसमें आप फ्रंट ऑफिसर बन सकते हैं। फूड और बेवरेज, जो बेवरेज बनते हैं वहां पर जो उनके किचन्स में, उसमें इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हाउसकीपिंग बन सकते हैं, कैटरिंग बन सकते हैं। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो हमेशा जॉब्स अवेलेबल होते हैं फॉरेन में, और आप सिर्फ डिप्लोमा में हासिल कर सकते हैं। इसी तरह 3 ईयर डिप्लोमा है इन तमाम कोर्सेज का। आपको इसमें 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। इन्हें दुनिया छोटी नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा मार्क्स नहीं आए और आप डिप्रेस है तो कोई टेंशन नहीं, ये एक बहुत अच्छा आपके पास ब्लू ओशन है जिसमें आप तैर सकते हैं। चलें थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैं आपको कुछ बायोलॉजी में कुछ जो करियर प्रोफाइल है जो आप हासिल कर सकते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, हमारा अपना सब्जेक्ट। एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जॉब ही नहीं है। मैंने बार बार कहा गवर्नमेंट के सहारे मत बैठिए, तो टेंशन में होंगे। एग्रीकल्चरिस्ट आप अपना कोई फार्म खोल सकते हैं। बहुत सारी मिसालें हमारे पास है, लोगों ने डिग्री करने के बाद अपना फार्म खोला, वो खुद अपने फ्लोरिकल्चरिस्ट बन गए, खुद वो खाद बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। कश्मीर में रह के भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। एक बंदा है वो फ्लोरिकल्चर में है, अपने फ्लावर्स को बना के बेचता है। इसी तरह ग्राफ्टिंग और कटिंग में वो अपने वो बना दे। तो मतलब ऑप्शंस है, खाली नहीं है, बस ये है कि आप कितना एक्टिव है इसमें। बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल, इसी में वो मैं कह रहा था कि इसमें बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस बहुत पढ़ना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अक्सर जो हमारे कश्मीर में बच्चे हैं बायोटेक्नोलॉजी करके वो बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कश्मीर को उन्होंने अपना हब बना रखा है। बाहर जाइए, बहुत अच्छे एवेन्यूज है। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है, पोल्ट्री सुपरवाइजर है। पोल्ट्री का बहुत बड़ा एवेन्यू है कश्मीर में, अगर कोई करना चाहे। हम क्या कहते हैं कि जो कुछ नहीं करेगा चलो भाई उसको दुकान खोल के दे दो, मगर जो प्रोफेशनल होता है ना, पढ़ा लिखा, वो यही सब्जेक्ट पता नहीं कहां से क्या ले जा सकता है। उसको पता है ना, उसके पास मार्केटिंग स्किल है, उसको पता है क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीजें हैं। फिशरी साइंस, मैं पिछले बार कोकरना गया, कोकरना कोर्सेज में तो ऐसा नहीं पता, कश्मीर में बहुत सारे लोग हम जानते हैं। मैंने देखा लोगों ने 2-2 मरले लेके फिश फार्म बना रखा है। नेचुरल वाटर है और नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्यों नहीं हो सकता। फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ है, हॉर्टिकल्चरिस्ट आप बन सकते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी का तो खैर हर जगह वैल्यू है। आप मेडिकल साइंस में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, या बाहर भी आप बहुत सारे कोर्सेज ऐसे कर सकते हैं, या जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, आर्किटेक्चर कोई बनना चाहिए। आजकल तो हम चूंकि कश्मीर में या बाहर भी जो घर बना रहे हैं ना, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि आर्किटेक्ट हो जाए। पुराना जमाना खत्म हो गया, अब 1 करोड़ 2-2 करोड़ घरों पे लग रहा है, तो उसमें आर्किटेक्ट भी चाह रहे हैं। सो आपको अब साइंस के बाद भी ये कर सकते हैं। अगर आप साइंस के बाद करेंगे या आप मतलब 8 सब्जेक्ट्स के बाद भी आप ये कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि यानी मास्टर इन आर्किटेक्ट होता है, जो बैचलर इन आर्किटेक्ट के बाद होता है। यानी जो आम लोग हैं ना सड़क छाप, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि जो अगर आप टेक्निकल और आप प्रोफेशनल है, तो आपकी और जो दूसरे इंटरनेट से उठा के बना देते हैं, या बने है देसिल बनाए पाने, छान बनाए पाने, वो अब जमाना खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत पड़ती है, और बहुत अच्छा कमाते हैं। एक एक घर का नक्शा बनाने में वो लाखों कमाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एवेन्यूज जिसको आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं मुझे इसमें जूम में, मगर वो अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, बस कुछ निशान बना के जुड़ रहे हैं। तो मैं उनको जोड़ नहीं रहा हूं, जब तक आप प्रॉपरली नाम नहीं होगा मैं उनको जोड़ नहीं रहा हूं। चलें अब थोड़ा सा होम साइंस और कुछ रिलेटेड कोर्सेज की बात करें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सब चीजों को थोड़ा टच कर लूं। अब सब यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी भी देखेंगे, हमें पता होना चाहिए। तो होम साइंस से रिलेटेड कोर्सेज में हमारे पास क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के कोर्सेज है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज, और वर्ल्ड वाइड इसका अच्छा स्कोप है, खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज में। बट वही बात आती है कि आपने डिग्री कैसे हासिल की, कितना वैल्यू है, और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कितने हैं। होम साइंस आजकल अगर आपको पता है कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं ना, कश्मीर में भी कुछ वो फूड फ्यूजन और पता नहीं क्या क्या यूट्यूब चैनल स्टार्स बन गए हैं। अब आप यूट्यूब आपको पैसा भी देगा, मगर उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कंटेंट क्या है। जो होम साइंस वाले हैं ना, वो बाकी जॉब तो है ही, उसके साथ साथ अगर वो इसमें प्रोफेशनल बने तो पता नहीं यूट्यूब से ही कितना पैसा कमा सकते हैं अपनी चैनल बना के, और कमा भी रहे लोग होम साइंस में। इस तरह फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं।
इसी तरह फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल है, आप अपनी जो ऐसा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप अपने डिजाइन बना सकते हैं लोकली और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उनको। एक्सटेंशन एंड एजुकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये तमाम कोर्सेज होम साइंस में आते हैं और ये कोई ऐसा नहीं है। एजुकेशन में तो खैर आपको पता है हमारे पास डिप्लोमा होता है नर्सिंग और प्राइमरी, नर्सरी और प्राइमरी टीचर्स के बाद 2 साल का, और नॉर्मली हमारे पास आपको पता है बीएड है, एमएड भी आजकल है, और ये वो सब्जेक्ट्स है अगर आप उनको चूज करें तो खैर कभी ना कभी गवर्नमेंट का कोई मतलब वो आ जाता है इंसाफ, और कभी जॉब निकालते हैं कि भाई आ जाओ भाई टीचर बन जाओ, तो कम से कम एक ऑप्शन तो है, आप बीएड करके रह लो, कोई मसला नहीं है, 2 साल का शायद आजकल है। इसी तरह आप डिप्लोमा कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में, अगर थोड़ा सा ये भी टफ है लाइब्रेरी साइंस, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द ऑप्शंस अगर आप इसको करना चाहें, क्योंकि अब ये पुराना लाइब्रेरी सिस्टम नहीं रहा, अब डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें आप अगर आप टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन, तो आप मतलब अपने कोर्स को, अपने जॉब को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ऑफर करते हैं। एक और एवेन्यू है जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं, वो है हॉस्पिटैलिटी। कोविड के चक्कर में थोड़ा सा ये जो अभी ये जो मैं अभी स्लाइड आपको बता रहा हूं थोड़ा पीछे है, मगर मैं आपको बिलीव कीजिए, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे आगे आने वाला ये भी है जिसको हम कहते हैं कोर्स, और ये था भी बहुत ऊंचे लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल एयर होस्ट बने, खैर मैं पर्सनली लड़कियों को तो प्रेफर नहीं करूंगा कि वो एयर होस्ट बने, क्योंकि भाई मैं पर्सनली पसंद नहीं करूंगा, बट लड़के तो कर सकते हैं ना, एयर होस्ट बन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, और बहुत बड़ा जॉब एवेन्यूज था। बहुत सारे लोगों ने जब हालात सही थे तो उम्रा के लिए लोगों ने एजेंसीज खोले, काफी पैसा कमाया। इसी तरह उम्रा और हज के अलावा और भी आप वहां आप कोर्सेज शुरू कर सकते हैं कश्मीर में बैठ के। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है विच वी कैन स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊं मैनेजमेंट के बारे में। आप मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं? आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस डेवलप मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। आजकल शादियों का जमाना है और आपको पता है इवेंट मैनेजमेंट, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चलो ये टेंशन क्यों लूं, इसको मैं किसी को दे दूं, खाना पकाना, कैटरिंग वगैरह। तो सिर्फ मैनेजमेंट और पुराना मैनेजमेंट नहीं रहा, अब थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी तब्दीलियां आ गई। अब वो क्या तब्दीली है वो हमें जानना है, और ये चीजें अभी नई है। जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, कश्मीर में तो खैर है ही नहीं, अभी बहुत हल्का होगा, बाहर तो करते हैं लोग। एक्सपोर्ट मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, हर एक कंपनी में चाहिए ये। मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ठीक है। इसी तरह ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मैनेजर आप बन सकते हैं, रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, रूरल मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारे पास एक चेन ऑफ जिनको हम सुपरमार्केट्स कहते हैं उसमें आप बन सकते हैं, टेक्निकल मैनेजर बन सकते हैं। और इसमें तकरीबन गल्फ में जो कंट्रीज है उनमें इनमें अच्छे खासे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक बात हम कर लेते हैं मीडिया और कम्युनिकेशन, जो सबसे ज्यादा बजी वर्ड है और काफी ज्यादा अभी लकरेट भी कर रहा है लोगों को। मीडिया और कम्युनिकेशन में आप सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, आजकल तो खैर ये जमाना चल ही रहा है इसका। और इसी तरह क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं, आप फिल्म एडिटिंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। जर्नलिस्ट का तो पूरा जमाना ही है, तो जर्नलिस्ट के बारे में आपको मैं बताऊं। पर देखिए, हर चीज का याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और फाइनेंशियल स्किल्स आपको साथ साथ में करने पड़ेंगे। और जर्नलिस्ट के साथ साथ अगर मान लीजिए आप साइंस भी पढ़ रहे हैं तो आप किसी मीडिया हाउस में साइंस स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। यानी आज सिर्फ आप जर्नलिस्ट के नाम से किसी जगह आगे नहीं बढ़ सकते। मीडिया प्लानर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव हर एक कंपनी को होता है, पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, या विजुअलाइजर। तो ये एक अच्छा खासा फील्ड है जो आप हासिल कर सकते हैं अपने, अगर आप मीडिया और कम्युनिकेशन को हासिल कर लें। चलें, बस यहां तक मैं आपको जो कोर्सेज थे मैं बता रहा हूं, और भी है बट लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया हमारा। बस अब मैं ये बात बताऊं कि बहुत सारे बच्चे मुझे अक्सर ये कहते हैं कि सर ठीक हो गया कश्मीर में या इंडिया में, मगर हम चाहते हैं कि बाहर आ जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप बाहर आना चाहते हैं कश्मीर से या इंडिया से, तो सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है कि स्कॉलरशिप के बगैर
बाहर ना आए। बाहर से मुराद ये है कि आप कोई भी कोर्स, कोई भी करियर बाहर ना करें डेवलप, जब तक आपके पास स्कॉलरशिप ना हो, फुल फंडेड स्कॉलरशिप ना हो। अब स्कॉलरशिप कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, और इसके लिए हमने कश्मीर गाइडेंस बना रखा है, और उस पेज को अप्लाई करें फेसबुक पे, और हम यूट्यूब पे भी है, अभी ये लेक्चर भी चल रहा है और भी लेक्चर्स आएंगे। हम क्या करते हैं कि हमारे पास वेबसाइट भी है, हम करते हैं कि हम हर एक स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन जो है ना, जो अभी इंफॉर्मेशन से अवेलेबल है हर एक कोर्स की, उसको डालते रहते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने देखा अक्सर लोग, अक्सर हमारे बच्चे, अक्सर मैं कहूँ मतलब कम भी नहीं, वो स्पून फीडर बन गए हैं। यानी अगर आपको कोई लिंक दी जाती है तो बस उस लिंक को खोले बगैर आप पूछते रहते हैं कि सर मुझे बताइए आप एलिजिबिलिटी क्या है, सर क्या करना है। एक तो हो गया कि आपने शुरुआत कर दिया किसी जगह अप्लाई करना, फिर बीच में टेक्निकल इश्यूज आ गए जिसको हम एड्रेस करें। दूसरा ये होता है कि आपने खोला ही नहीं, आपने खोला ही नहीं उस लिंक को, बस आपने क्या किया, खोलने के बगैर आपने डायरेक्टली कहा कि सर वो करिए, ये करिए, वो बताइए, ये बताइए। तो इससे क्या होता है कि ये जो स्पून फीडिंग है ना हमारे हैबिट में डेवलप हो चुकी है, इस लेजीनेस को हमें शन करना है। अख चीज वनो बह कशर पॉइंट ये पे उर्दू पे वन कि सह यह कशर जबरदस्त टैलेंटेड छा ठीक, यानी कशर बचन वन अख चीज, कशर जबरदस्त टैलेंटेड, अत कहीं तक शक, मगर कशर लेजी तशर बच्चे लेजी तशर फैमिली लेजी त। अगर ये लेजीनेस त्रो पत अगर पन पान डेवलप करो, बह दिमो तुम गारंटी कि हेको दुनिया कनकर कर पत जॉब तो करियर क्या, ठीक है। तो ये पा मे बाकी जबान में वन कि वो मे तवे मूजूब कशर पे। खैर, जो स्कॉलरशिप्स अगर आप चाहते हैं बाहर आना 10+2 लेवल पे, या ग्रेजुएशन लेवल पे, या मास्टर्स लेवल पे, या PhD लेवल पे, तो मैंने 3 ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं। 3 ऑप्शंस इसलिए क्योंकि मुझे जो देखने वाले हैं उनमें हमारी बच्चियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, तो अक्सर वो यहाँ पसंद करती है जाना, और जाना भी चाहिए, एक प्रेफरेंस होना चाहिए हमारा। ये आप सऊदी अरबियन कल्चरल मिशन का मैंने यहाँ पर वेबसाइट दिया है, उनमें जितने भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज है ना, उन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप 100% मिल जाती है। तुर्किश बर्सलरी, ये तुर्की की फेलोशिप है, और ये 10+2 के बाद से ही शुरू है, और MBBS भी कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव है, बट आप इसको हासिल कर सकते हैं। तीसरा है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, अगरचे ये मास्टर्स PhD लेवल पे देते हैं, ज्यादातर PhD और पोस्ट डॉक वालों को देते हैं मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तीनों स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं। अब इनका टाइम क्या कब होगा ये हम बताते रहते हैं कश्मीर गाइडेंस में। इसी तरह जो टर्किश बर्सलरी है, बहुत सारे बच्चे इस वक्त तुर्की में है, जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह, और कुछ तो पढ़ रहे हैं। और तुर्किश बर्सलरी में कश्मीर गाइडेंस के तहत अभी तक हमारे 30 बच्चे हैं, 30 से भी ज्यादा माशाल्लाह, जिन्होंने अभी तक ये हासिल की है। काफी कॉम्पिटिटिव है, बट आप कर सकते हैं। अब मैंने तो सिर्फ 3 आपको बताई ना, बहुत सारे और भी अवेलेबल है। सेकंड लेक्चर जब हम आएंगे इंशाल्लाह, उस पर हम सिर्फ स्कॉलरशिप की बात करेंगे। आज हमारा करियर का था। इसी तरह इंडियन कुछ प्राइवेट बॉडीज हैं, एक तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, दूसरा कुछ प्राइवेट बॉडीज भी है इंडिया में जो आपको स्कॉलरशिप देंगे। कुछ लिंक मैंने दिया है यहाँ पर, इस लिंक को मैं शेयर भी करूंगा अपने लोगों के साथ जो फिर बाद में इसको चाहे, ताकि वो इनको एक एक करके देखे। बहुत सारे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप है, RD सेथना स्कॉलरशिप है, GN टाटा एंडोमेंट स्कॉलरशिप है, इसी तरह आगा खान स्कॉलरशिप है, बहुत सारे और भी स्कॉलरशिप्स है जो गवर्नमेंट के अलावा, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है ना, उसके अलावा अगर कोई जो प्राइवेट एजेंसीज है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे रिसोर्सेस है, वेबसाइट्स हैं जो आपको मतलब बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्कॉलरशिप है आपको अपना करियर जो है वो डेवलप करने के लिए। इसको भी मैं, इस वाले स्लाइड को भी आप चाहे इसका पिक्चर ले ले, या इस स्लाइड को भी मैं शेयर करूंगा ताकि आप इन स्कॉलरशिप्स को खुद भी देखिए। टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप निकलती है, और आप अपना करियर, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या इंडिया में ही रहना चाह रहे हैं, कोर्स आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इनसे आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, पहले से अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। आप कोई कहता है कि नहीं सर मैं तो बाहर जाना चाह रहा हूं, अभी आप तक आपने बताया करियर इंडिया में, मैं चाह रहा हूं कि 10+2 या ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद मैं बाहर अपना करियर, आप भी बाहर हैं, हम भी बाहर आना चाह रहे हैं, तो बस यहाँ मैं 2 स्लाइड्स आपके सामने दे दूं, और उन 2 स्लाइड्स के बाद क्या कहते हैं उसको, कि मैं आपके सामने अपना लेक्चर खत्म करके क्वेश्चन आंसर ले लें। देखिए, बाहर जाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार रहिए।
नंबर 1 पासपोर्ट। अब पासपोर्ट ही नहीं होता, लोग कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, ये बड़ा इशू है। तो पासपोर्ट इज मस्ट, ठीक है। इसी तरह आप अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। आप अपने मार्क्स को फिर अपना पहले से अभी से ही आप उसको, अगर आप मान लीजिए आफ्टर ग्रेजुएशन बाहर आना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह बाहर आने के लिए आपको एक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश टेस्ट दें ना दें, कैसे दें, किस तरह दें। तो याद रखना चाहिए वहां पर हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है IELTS जिसको आईलेट्स कहते हैं, दूसरा होता है टॉफल। इनका एक स्कोर मिलता है और वो आपको जो सर्टिफिकेट मिलती है ना वो 2 साल आपके पास वैलिड रहती है, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट्स मिलती है ना 2 साल तक आपके पास वैलिड है। आप अपना करियर प्लान करके इसको दे दें, बहुत आसान है निकालना। कश्मीर के बच्चे जो है अक्सर मैं जानता हूं इंग्लिश उनकी अच्छी है, मगर फिर भी अगर आप कोचिंग करना चाहे तो IELTS और टॉफल को गूगल में डाल के आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर आपके पास हो जाएगा। इसी तरह आपका CV बहुत अच्छा होना चाहिए। आप CV कैसे बनाएं उसके लिए मैंने अलग से एक लेक्चर दिया है, वो भी हम अपलोड करेंगे कश्मीर गाइडेंस पे। तो अच्छा CV इंपॉर्टेंट रखता है। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर्स। अब भाई कोई अगर आप किसी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप एक मोटिवेशनल लेटर देनी है, वो एक अच्छी होनी चाहिए, इसका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है मैं इन चीजों को ज्यादा नहीं लेता, मगर मैं आपको ये बात बताऊं, वो मुझे ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश में बात नहीं लीजिए, कश्मीरी वर्ड भी डाल दिया, उर्दू वर्ड भी डाल दिया, मतलब इनफॉर्मल वे में। ऐसे हमेशा आप करेंगे तो दूसरा बंदा सोचता है कि भाई इसको तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि दिल चाहता है कि उनको ले, मगर हमारे पास उस वक्त फेलोशिप्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीखें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर आप कैसे लिखें। इसी तरह अगर आपके पास प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस उसको लिखे। अगर आप हायर लेवल पे आना चाह रहे हैं, रिसर्च टेक्निक्स आप क्या क्या जानते हैं, या आपने कौन कौन से और भी जो डिप्लोमा किए हैं वो आप जानें, या सॉफ्ट स्किल्स क्या जानते हैं। मैंने आपको बताया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसी तरह अगर आप अमेरिका आना चाहें या किसी और जगह, वो GRE भी लेते हैं और इसी तरह SAT का एक एग्जाम होता है, उनके बारे में भी हम डिटेल देंगे। अगर आप नहीं जानते तो गूगल आप कर सकते हैं अमेरिका आने के लिए क्या है। इसी तरह अगर आप मास्टर या PhD के लिए आएंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये क्या है, नहीं जानते तो उसको हम उनको सिखाएंगे ये रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। इसी तरह अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या वॉलंटरी सर्विसेज है, किसी आप इंस्टीट्यूट में काम किया होगा, किसी NGO में काम किया होगा, या किसी जगह आपने कोई स्किल डेवलप की होगी, तो ये भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई होने चाहिए। कौशल पर वन बता अच्छे मान लीजिए कि है कम्युनिकेशन स्किल बनाए असल पे बन सो बदतहजीब तो बे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्क समझ यह कत याद। बदतमीज पढ़ान लिख सह कत कर बदतमीजस तो अकिस असल कम्युनिकेशन स्किल्स आसमान जमीन फर्क। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यह है कि आप कैसे किसी को इंप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों से, आपकी इंग्लिश कैसी है, आप किसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपका लहजा क्या है, ठीक है ना, और आपका पिच क्या है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। हम एक बंदे को लाएंगे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बता सकता है। चले 2-3 स्लाइड है। सबसे पहले आपने रिसर्च की, आपने ये देखना है कि बाहर आने के लिए क्या आप एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद एक मतलब मोटिवेशन लेटर लिखिए जिसको हम ऐसे भी कहते हैं। उसके बाद आपको कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, उसके लिए टेंशन न ले, उसके लिए हम यहाँ इंशाल्लाह आपके लिए बैठे हैं। और आप अपने रिकमेंडेशन लेटर जो है अपने प्रीवियस टीचर से भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल जो आपका स्कूल का होगा या प्रीवियस गाइड जो आपका होगा उससे ले सकते हैं। और इसके बाद आप प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बात कैसे करें। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट स्लाइड हमारी वो ये है कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए डूज क्या क्या चाहिए। ये कि जहां आपको मौका मिले वहां अप्लाई करें। ये नहीं कि मैंने अप्लाई कर लिया है बस वो मिलेगी, अब मुझे दूसरा कोई चाहिए नहीं। ये बहुत सुसाइडल है। जितनी जगह पोजीशन आपके पास है उतनी जगह अप्लाई करें। आपके पास इतना मौका होना चाहिए कि आप रिजेक्ट कर पाए, इतने ज्यादा आपके पास मौका होने चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए, अवॉइड कीजिए स्कॉलरशिप स्कैम। बहुत सारे धोखे भी चल रहे हैं स्कॉलरशिप पे, बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप देंगे। हमेशा जो भी आपके पास स्कॉलरशिप आए उसको पहले वेरीफाई कीजिए, हमसे वेरीफाई कराइए फ्री में।
ऐसे ही आप अपने आप को टाइम दे दीजिए कि किस स्कॉलरशिप को क्या करना है, और अपने वक्त पे एक डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड बनाइए कि मैंने किस जगह क्या अप्लाई किया है और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स का तमाम चीजें अवेलेबल है या नहीं। अब जो कॉमन मिस्टेक्स है ना स्कॉलरशिप अप्लाई करने में, वो ये है कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप किस लिए दी जा रही है। जैसे मैंने अभी एक शेयर किया लिंक स्कॉलरशिप का, गूगल स्कॉलरशिप देते हैं लड़कियों के लिए। अब कुछ लड़के अप्लाई कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर हम लास्ट में पता चला कि ये लड़कियों के लिए। पहले से आपको देखना है कि स्कॉलरशिप स्पेसिफिक है या जनरल है। इसी तरह बहुत सारे स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आप फॉलो नहीं कर पाते इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, या आप जो वहां क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते, या आपने चलो सब कुछ कर दिया, तमाम चीजें ठीक है, मगर जो आप अपने ऊपर ईमेल लिखा, जल्दबाजी में लिखा, उसमें बहुत सारी गलतियां हुई। समझ सकते हैं कि आप गलती कर सकते हैं, बच्चे हैं अभी। आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अपने सीनियर को दिखाइए, कोई भी कदम उठाने से पहले बताइए कि मैंने ये लिखा, ये सही लिखा है, प्रूफ रीड कराए। इसी तरह आपने स्लो किए, थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा आपने छोड़ा, ये तमाम चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। और आपने जो पूछा गया कि आप ट्रांसक्रिप्ट या रिकमेंडेशन लेटर्स भेजिए, बहुत सारे बच्चे नहीं भेजते, ये फिर प्रॉब्लम आ जाए। और सबसे बड़ी बात, तब तक बैठे रहते हैं, जब लास्ट डेट आता है ना उस वक्त हम फिर डेडलाइन, जब लास्ट डेट आता है उसके बाद हम अपनी फेलोशिप या स्कॉलरशिप क्या एप्लीकेशन को हम फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके बाद वो टाइम खत्म हो चुका होता है। इस स्लगिशनेस को हमें दूर रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक टाइम होता है और बाहर वाले लोग बराबर जो है ना टाइम की कदर करते हैं, और उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आज हमारा लेक्चर हो गया। आप अपने आप को इन्हें बेयार और मददगार जिसको कहते हैं वो महसूस ना करें। कश्मीर गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा। वी आर प्रोवाइडिंग द हेल्पिंग हैंड। कश्मीर गाइडेंस ने पिछले साल मतलब अगस्त में एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, और हम फेसबुक पे भी एक्टिव है। हमारे जितने भी साथी बाहर है या कश्मीर में, अभी हम अपना मेन कोर्स शुरू कर रहे हैं कश्मीर में, जो कोऑर्डिनेटर्स बना रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम शुरू करेंगे कश्मीर में, और ये हमारा मिशन है। और ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, इसमें 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से मान लीजिए हमारी तरफ से एक ज़कातुल इल्म है, ठीक है, फ्री में कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। इसमें कोई पैसा नहीं। जब भी कोई आपको कश्मीर गाइडेंस के नाम से पैसा ले, मान लीजिए वो फिर कश्मीर गाइडेंस नहीं है, वो कोई फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अब अगर कोई आपका सवाल है, मेरे जो साथी इस वक्त बैठे हैं ऑनलाइन में, देख रहा हूँ सिर्फ 7 है यहाँ पर मेरे पास, या अगर यहाँ पर कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आई थिंक आई विल टेक द क्वेश्चंस फॉर 12 मिनट्स। 3 बजे मुझे निकलना है यहाँ से, तो अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मैं अलाउ करूँगा जितने भी यहाँ पर हमारे साथी है ऑनलाइन मेरे पास हमारे इस जूम में, तो वो अपना अनम्यूट करके अगर उनके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछे, या फेसबुक पे जो देख रहे हैं साथी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक सवाल शायद यहाँ आया है, माशूक अहमद वानी साहब कह रहे हैं कि आई एग्री विथ यू सर, ग्रेजुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ए कॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर बट अनफॉर्चुनेटली माय ग्रेजुएट ग्रेड्स आर below 55. Later do I do my masters of physics as well as philosophy? I do start in माशाल्लाह। माशूक साहब हम बहुत आपके लिए दुआ करेंगे, और माशाल्लाह यू आर स्टार्टिंग योर करियर, तो हमारी दुआएं और हमारी जो गाइडेंस आपके साथ रहेगी। जी, किसी साथी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सवाल के लिए कोई मसला नहीं, कशिर पर प्रिसिव सवाल एंड अशबनुम तो ये कशिर तो उर्दू लिहाजा कोई मसला नहीं, किसी भी लैंग्वेज में आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना वनी तो सवाल प्रिसिव। बिलाल अहमद मीराज में ना बस प्लामा पेट। जी वनी बिलाल साहब। अहन बस पीएचडी रूरल डेवलपमेंट सर करन। माशाल्लाह। ये कत जाय छु कर? बस करन चेन्नई अनामाला यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। अनामाला यूनिवर्सिटी वारी असल यूनिवर्सिटी। प्रिसिव ते सवाल सर। तो सर सवाल छम यो पीएचडी छु कश्मीर में कैरियर की ना इंट्रोड्यूस गम एज अ सब्जेक्ट। मेन सवाल सर यो अत के फ्यूचर स्कोप पीएचडी रूरल डेवलपमेंट सर। रूरल डेवलपमेंट छु इंडिया मज वारिया असल फ्यूचर। अगर तुम नबर तन वल यूएनओस तहत गसन वारिया रिक्रूटमेंट्स यम जन खुसूसन अफ्रीकन कंट्रीज या यम जन
तिम कंट्रीज थोड़ा सा मैं उर्दू में बात करूंगा बाकी लोगों के लिए भी। इनका सवाल ये था कि रूरल डेवलपमेंट में पीएचडी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में वाकई इसका स्कोप है नहीं, नया सब्जेक्ट है, तो ये क्या करें? आपके लिए मैं बताऊं बिलाल साहब, ये कि आपके लिए एवेन्यू बाहर बहुत अच्छा है, इंडिया में भी है, मगर मुझे नहीं पता इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं नहीं निकलते। आप एक बात कर लें, आप नजर रखें, यूएनओ में बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने यूएनओ में अलग अलग स्ट्रीम्स में जॉब्स हासिल कर लिए हैं, उनमें हमारे नोटेड एक पर्सन थे, हालांकि वो इंजीनियर है प्रोफेशन, मगर उन्होंने फिर अभी जर्नलिस्ट है वो, और बीच में वो डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग जगहों पे काम उन्होंने किया, तकरीबन 40 ममालिक के साथ। शायद मुझे नाम बताना मुनासिब होगा, हमारे एक मशहूर बंदे हैं अर्जुमन हुसैन तालिब साहब, आप शायद जानते भी हो, ज़राअत टाइम्स जो निकालते हैं, तो उनका अगर आप करियर देखेंगे ना, वो अक्सर इन जगहों पे जाते थे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज है, यूनेस्को या यूएनओ, आप उनके टच में रहे अभी से, और साथ साथ में कश्मीर गाइडेंस के टच भी रहे, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोर्सेज आ रहे थे डिफरेंट जो कंट्रीज में लोग हमारे साथी है, कोऑर्डिनेटर्स है या एग्जीक्यूटिव्स है, वो अभी तक साइंस के सब्जेक्ट्स का पोस्ट डाल रहे थे। अभी हमने साइंस के साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन है ना, और दूसरे सब्जेक्ट, जैसे आपका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट का, ये प्लानिंग सब्जेक्ट है, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मगर अभी से आप नजर रखें यूएनओ और यूनेस्को के, और फिर आप उनके थ्रू प्रोजेक्ट लेके कश्मीर में भी कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, डायरेक्टली एंटर हो जाए, दूसरा वो आपको ऑप्शन देते हैं कि प्रोजेक्ट लिख के आप किसी भी जगह को केस स्टडी लेके वहां पर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। किसी और साथी को कोई सवाल? मैं अभी देख रहा हूं कि किसी साथी को कोई सवाल, बहुत सारे साथी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। जरा मैं ओपन करूं, मैंने अभी चूंकि एक ही ओपन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम तो बेबिर से सवाल करूं सर, माय नेम इज अबरार, sir, my name is Mir Abrar, sir. I am currently enrolled in MSc in University of Kashmir, Department of Bioresources. अरे वाह, बायोरिसोर्सेज मेरे सब्जेक्ट में, आ जाए। Yes sir. Sir, I am in 4th semester. I am near to complete my MSc degree. Sir, my question is, what would be the suggestions for me? What should be my option for in future? I think if you ask me the direct question, your direct answer is you should go for postdoctorate. You should go for postdoctorate, और आपके पास postdoctorate के बहुत अच्छे एवेन्यूज है, बायो रिसोर्सेज में पोस्ट डॉक्टरेट एवेन्यूज बहुत है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है वो मैं जरा आपको बताऊं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब हम इन्हें अप्लाई, या तो ये नहीं जानते कि अप्लाई कहाँ करना है, या नहीं ये नहीं जानते कि अप्लाई किस तरह करना है। देखिए, आपके डिपार्टमेंट से ही अभी मैंने एक रिकमेंडेशन किसी को भेजी मलेशिया अप्लाई करने के लिए, और मलेशियन प्रोफेसर वाज वेरी हैप्पी कि उसको हेल्प करने के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अगर 4th सेमेस्टर में है, आप एमएससी में है या पीएचडी में? सर, आई एम एमएससी 4th सेमेस्टर। आप एमएससी में है तो आप पोस्ट डॉक्टरेट तो नहीं कर सकते, आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, आपके पास फिर 2 ऑप्शन है। मैं समझ रहा था कि आप शायद पीएचडी कर चुके हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि पहले तो आप जो लोकल आपका नेट है ना, उसको आपको एनी हाउ क्वालिफाई करना है, यूजीसी नेट क्वालिफाई, ठीक है। नेट तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बाहर मुझे बताइए, मगर मैं नेट नहीं करना चाह रहा। वो नहीं करना नहीं चाह रहे, वो असल में डर रहे हैं इससे। देखिए, नेट से ना डरे, नेट कोई जिन नहीं है, आप आराम से इसको हासिल कर सकते हैं। मैं श्योर करूंगा, बहुत आसान है, पर थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बाहर आना चाहते हैं मुल्कों में, तो बाहर के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है जो आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी आईडीबी की फेलोशिप का लास्ट डेट 28 को था, वो खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं, अगली बार आईडीबी आएगा। इसी तरह मैंने आपको बताया, जहां जहां आपको जाना है आप एक लिस्ट बनाएं और मेरे कांटेक्ट में रहे। मैं आपको कुछ कांटेक्ट्स दूंगा जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन में पीएचडी के लिए। बहुत अच्छे एवेन्यूज है, और कुछ फेलोशिप्स तो डायरेक्ट है। कुछ में आप एक और रास्ता में आपको दे दूं कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर को लिखिए। पहले आप ये देखिए जाना कहाँ है, उसके बाद उस प्रोफेसर के पास जिसके पास जाना है तो उसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, उसके कुछ पेपर्स पढ़ लीजिए, उसके मुताबिक आप एक अपने लेटर बना दीजिए, अच्छा सीवी बना दीजिए, और उसको डायरेक्टली लिखिए कि सर मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाह रहा हूँ,
किसी भी मुल्क में, ठीक है। और ये जो दूसरा रास्ता है ना, ये भी एक अच्छा रास्ता है, बहुत सारे लोग ऐसे निकलते हैं, क्योंकि हर एक प्रोफेसर जो बाहर होता है या जो भी बंदा होता है, उसके पास एक स्लॉट होता है पैसों का, जो हमें प्रोजेक्ट में मिलते हैं, जिसके थ्रू हम किसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर उसको आपकी एप्लीकेशन अगर उसको एड्रेस हो गई, तो मुमकिन है कि वो आपको ऑफर करेगा पीएचडी विद फेलोशिप। कभी कभी वो आपको पीएचडी के लिए ऑफर करेगा, कहेगा कि फेलोशिप ढूंढिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जहां पर आप अप्लाई करेंगे कि सर, जहां पर भी आप अप्लाई करेंगे उनको लिखेंगे कि ऑलरेडी मेरे पास जॉब का यानी पीएचडी का ऑप्शन है, बट मुझे फेलोशिप चाहिए। बहुत सारे एजेंसीज इंडिया में और अब्रॉड वो इस बेस पे आपको फेलोशिप देंगे कि आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। तो आपके पास बहुत दरवाजे ओपन है, दोनों दरवाजों को खोल के रखें और उनको बंद ना कीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनके जो दरवाजों के जो क्या कशर पर हाँ कल वहां कल इजन साइड लगे पेच वेच तिम थो खुले, यानी दरवाजे आप बिल्कुल ओपन रखिए, खिड़कियां भी ओपन रखिए, ठीक है। आपका फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा होगा, मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सर। इसी तरह माशूक साहब ने कहा इंडिया इज नॉट मेंशन्ड, इंडिया इज मेंशन्ड। माशूक साहब, इंडिया इज मेंशन्ड, पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फ्रॉम इंडिया। पहले इंडिया में नहीं था आईडी में, मैं अब इस वक्त इंडिया है, आपने मिस किया। इंडिया मेंशन है, इंडिया कर सकते हैं। शबीर अली खान साहब कहते हैं कि इज नीट और नेक्स्ट एन ऑब्स्टिकल फॉर एन इंडियन एनआरआई टू प्रैक्टिस आउटसाइड इंडिया, मगर विल सऊदी कमीशन ऑफ हेल्थ स्पेशली आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम होम कंट्री, व्हाट इज योर एडवाइस? देखें शबीर साहब, आपने जो नीट और नेक्स्ट की बात की, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। एन ऑब्स्टिकल फॉर एन इंडियन एनआरआई टू प्रैक्टिस आउटसाइड इंडिया। देखिए, हर एक जगह अगर आपने मान लीजिए एमबीबीएस कर लिया या स्पेशलाइजेशन भी हो गई, फिर आप जाते हैं किसी कंट्री में जॉब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक कंट्री का एक नॉर्मल होता है, एक प्रोसीजर होता है। पहले सऊदी अरब में ये था कि कोई भी अप्लाई करके उनको जॉब मिलती थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अब कुछ नॉर्मल्स बना दिए कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर है तो आपको एक टेस्ट लेंगे, अब नया जो सिस्टम है टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई मेडिकल में करना चाहे, यूएस में जाना चाहे, उसके लिए उनके पास एक सेट ऑफ रूल है, जो उस कंट्री का एक एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि सऊदी अरब में जो है हेल्थ कमीशन स्पेशलिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम होम कंट्री, जी आपको ये रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और ऐसा बच्चा जिन्होंने कश्मीर से एमबीबीएस किया होगा, अगर मैं सवाल को समझूं, वो दूसरे मुल्कों में जॉब कर सकता है, मगर कुछ उनके पास कुछ मजीद लवाजमात होनी चाहिए जो उनको पूरा करना पड़ेगा। एक और सवाल मैं ले लूं अगर किसी का सवाल हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा प्रोसीड हो गया। अगर किसी साथी को कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। और खुर्शीद अहमद मल्ला साहब कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुर्शीद साहब, मैं आपके बारे में माशाल्लाह आपका जो कंसर्न होता है ना, वो मैं बार बार उस दिमाग में रखता हूँ। माशाल्लाह आप बड़े ही अपने बच्चे के बारे में, अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में आप माशाल्लाह सोचते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। असल में क्या है कि हमारे पेरेंट्स जब तक अवेयर ना होना, ये बहुत मुश्किल है किसी को कन्विंस करना। जी सवाल आप पूछें, 2 मिनट आपके पास है, क्योंकि 3 बज गए और मुझे निकलना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, अर्जेंट सवाल, तो वो पूछें, अदरवाइज फिर हम अपना जो लेक्चर आज का है उसको एंड करेंगे। चले, जो लोग ऑनलाइन हो गए, अगर वो पूछना चाहे। मुसैब भट्ट, माशुक सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आप वो कर लेना अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर सर, खैरियत? कांग्रेचुलेशंस। Alhamdulillah, thank you sir, thank you for thank you very much. Thank you very much. I highly appreciate it. Thank you sir, thank you very much. I know because you are among our what we can say, the जो कौन कहते हैं रूही रवां, आप हमारे रूही रवां में से हैं। डॉक्टर मशूक जो है, मैं आप सब लोगों को बताऊं, डॉक्टर मशूक जो है ये हमारे प्रोफेसर बन गए हैं अभी किंग सऊद यूनिवर्सिटी में, सऊदी अरबिया में। द लीडिंग यूनिवर्सिटीज है किंग सऊद यूनिवर्सिटी। फार्मेसी में हमारे जो मशूक सर है, प्रोफेसर मशूक, ही इज देयर एज ए प्रोफेसर नाउ इन फार्मेसी। और उनका लेक्चर हमारे कश्मीर गाइडेंस के यूट्यूब पे
पूरा अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फार्मेसी में क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं। हम गुजारिश करेंगे प्रोफेसर माशुक सर से कि अगर उनके पास टाइम हो तो अगला लेक्चर उनका रखें, थोड़ा सा उनसे भी बच्चे हमारे सीख लें। इंशाल्लाह सर, मैं ज़रूर पुश करूंगा टाइम के लिए। जी जी, जज़ाकल्लाह और खैर। मैं आपको फॉलो करता हूँ फेसबुक पर भी, और जो आप ईमेल वगैरह भेजते रहते हैं खासकर बच्चों के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, जरा नवाजिश आपकी इन बातों से काफी हमें हेल्प भी मिलता है और हम मोटिवेट भी होते हैं। जज़ाकल्लाह, जी लाइक बिग ब्रदर टू मी। शुक्रिया, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलें फिर, मुझे लग रहा है कि अब हमें एंड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने अभी इसमें सपोर्ट किया। अभी ये लाइव चल रहा था प्रोग्राम मुझे लग रहा है, और इसका जो हम रिकॉर्डिंग है उसको भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक दोनों पे लगा देंगे। तमाम लोगों का शुक्रिया, और मेरी तरफ से फिर से मुबारकबाद जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया, और तमाम बच्चों को जो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। Husein, वालेकुम सलाम। हाँ? Sugul Google.